तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश बुक विस्टाज का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इस चैप्टर का हम इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनकी भी हम यहाँ पर हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। यानी यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि क्या आपको कभी कुछ ऐसा क्यूरियस एक्सपीरियंस हुआ है, यानी एक अजीब अनुभव हुआ है जिस पर विश्वास करना, बिलीव करना दूसरे लोगों के लिए बहुत कठिन हो। तो ऐसी कोई बात आपके साथ हुई हो तो आप अपने मन में रख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो यहाँ से अब ये आपका चैप्टर शुरू हो गया। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। यानी न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क, इसके अलावा न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के अध्यक्ष समय सारणियों के ढेर की शपथ खा करके कह सकते हैं कि केवल दो ही तल हैं या दो ही समय सारणियाँ हैं। बट आई से देयर आर थ्री। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तीन है, यानी तीन समय सारणियाँ हैं, यानी तीन तल है। बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर गया हूँ। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मैंने वहाँ वास्तविक कदम रखे हैं। ऑब्वियस, वास्तविक, स्टेप यानी कदम। आई टॉक टू ए साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। यानी मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड भी है। साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मनोचिकित्सक। तो एक मनोचिकित्सक मेरा जो फ्रेंड है उससे मैंने इस बारे में बात की है। मैंने उसको बताया है ये बात कि वहाँ पर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर एक थर्ड लेवल भी है। तब क्या कहा उसने मुझसे? आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वाज ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने कहा कि ये मेरा एक तरह से दिल में देखने वाला एक स्वप्न है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति जैसा है। यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं दिन में ही स्वप्न देखता हूँ, इस तरह उसने मुझसे कहा। विश फुलफिलमेंट यानी इच्छाओं की पूर्ति, और वॉकिंग ड्रीम का मतलब होता है दिन में देखे जाने वाले सपने। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं दुखी था, अनहैप्पी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मेड। इस बात से मेरी जो वाइफ थी वो एक तरह से पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन्ड, लेकिन उसने मेरी पत्नी को समझाया दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। उसने समझाया मेरी पत्नी को कि आज की जो दुनिया है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी आधुनिक जो दुनिया है, इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। यानी उसने बताया कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो पूरी तरह से इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से भरा हुआ है। मतलब असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताएं जैसी और भी बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। और उसने ये भी बताया कि मैं सिर्फ इन सब से बच कर के भागना चाहता था। वेल, हु डजेंट? ठीक है, कौन नहीं चाहता, कौन बच के भागना नहीं चाहता? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर वो व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ, सभी बच के भागना चाहते हैं। दुख और चिंताओं से कौन भागना नहीं चाहता? सभी भागना चाहते हैं। बट दे डोंट वांडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन मेरे अलावा दूसरे लोग मेरी तरह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर वांडर नहीं करते, यानी बेमतलब घूमते नहीं हैं। बट दैट्स द रीज़न। लेकिन यही एक कारण है,
ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस बात पर मेरे सारे जो मित्र थे वो सब एग्री हो गए, सहमत हो गए। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, हर चीज़ इसी की तरफ इशारा करती है। दे क्लेम्ड, उन्होंने कहा, माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जैसे कि मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का जो शौक़ था वो भी इसी और इशारा करता है। स्टैम्प कलेक्टिंग का मतलब होता है डाक टिकट संग्रह करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, यानी ये एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है रियलिटी से, यानी वास्तविकता से बचने का एक जो है टेम्परेरी शरण है। टेम्परेरी शरण जिसको हम कह सकते हैं, यानी एक तरीके से अस्थायी शरण है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, हो सकता है शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरे दादा को रियलिटी से बचने का या रियलिटी से दूर भागने का कोई कारण नहीं था, यानी उनके पास कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो रियलिटी से बच कर के भागते, कहीं जाके शरण लेते, रिफ्यूज़ लेते। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, चीज़ें बहुत अच्छी और पीसफुल थी इन हिज डे, उसके ज़माने में, यानी मेरे दादाजी के ज़माने में इस तरह की कोई चिंता भरी या इनसिक्योरिटी की बातें नहीं थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, उन सब बातों से जो मैंने सुनी है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, और उन्होंने एक कलेक्शन शुरू किया था जो अब मेरा कलेक्शन बन गया है, मेरा संग्रह बन गया है, डाक टिकटों का संग्रह अब मेरा हो गया, जो दादाजी ने कभी शुरू किया था। और ये एक बहुत ही अच्छा संग्रह है, बहुत ही नाइस कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, यानी अमेरिका के द्वारा अधिकृत रूप से जारी किए गए प्रत्येक डाक टिकट के 4 खाने, इसके अलावा पहले दिन के कवर्स और इसी प्रकार अन्य भी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट को भी स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ था, यानी डाक टिकट संग्रह करने का शौक़ था। एनीवे, चलो छोड़िए इस बात को। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, यहाँ मैं आपको वो बात बताता हूँ जो मेरे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर घटित हुई थी। वन नाइट, एक शाम को या एक रात को, लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, यानी एक रात को पिछली गर्मियों की एक रात को मैं ऑफिस में देर तक काम करता रहा, मतलब लेट हो गया मैं। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, और मेरे घर जाने की मुझे जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, इसलिए मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे के द्वारा घर पहुंचने का डिसाइड किया। डिसाइड मतलब निश्चय किया। सबवे का मतलब होता है भूमिगत रेल मार्ग, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से भूमिगत रेल मार्ग के द्वारा अपने घर पहुंचने का मैंने निश्चय किया। बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि ये रास्ता बस से ज़्यादा तेज़ था, मतलब बस से जल्दी मुझे घर पहुंचा सकता था। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपन्ड टू मी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि, यानी मुझे ये बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं है कि मेरे साथ ही ये घटना क्यों हुई। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, नेम्ड चार्ली, और मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, मेरी उम्र 31 साल है। एंड आई वॉज बियरिंग ए टैन गैवार्डिन सूट, और मैं एक टैन गैवार्डिन सूट पहने हुआ था। टैन का मतलब होता है ऑफ ब्राउन कलर, यानी भूरे रंग का, और गैवार्डिन का मतलब मजबूत धागों वाला, यानी मैंने एक भूरे रंग का मजबूत धागों से बना हुआ एक सूट पहन रखा था। एंड ए स्ट्रा हैट, और तिनकों की एक हैट मैंने लगा रखी थी। विद ए फैंसी बैंड, रंग बिरंगी जो है एक बैंड उसमें लगी हुई थी, यानी डोरी उसमें बंधी हुई थी। आई पास्ड ए डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, और जब मैं जा रहा था तो मेरे जैसे ही दर्जनों आदमियों के बीच में से होकर के मैं गुजरा।
एंड आई वाजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और इस समय मैं किसी भी चीज़ से बच निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था। एस्केप मतलब बच निकलना। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो सिर्फ मेरी पत्नी लुइसा के पास अपने घर जाना चाहता था। आई टर्नेड इन टू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू। वेंडरविल्ट एवेन्यू से मैं जो है ग्रांड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ घूमा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और सीढ़ियाँ उतर के नीचे मैं फर्स्ट लेवल पर पहुंच गया, प्रथम तल पर पहुंच गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां आप 20th सेंचुरी जैसी गाड़ियां पकड़ सकते हैं, यानी उनमें बैठ करके जा सकते हैं। देन आई वॉक्ड डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, और फिर मैं एक और सीढ़ियाँ उतर करके सेकेंड लेवल पर पहुंच गया, द्वितीय तल पर पहुंच गया। वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से उपनगरीय गाड़ियाँ रवाना होती है। सब अर्बन मतलब उपनगरीय। डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, और ऐसा करते वक्त मैं टकराते टकराते बचा एक धनुषाकार दरवाजे में होकर के। जब मैं गुजरा था तो मेरा सिर जो है टकराते टकराते बचा उस डोरवे में, हेडिंग फॉर द सबवे, जब मैं सबवे की तरफ जा रहा था, यानी उपनगरीय गाड़ी की तरफ जा रहा था। एंड गॉट लॉस्ट, और यहीं शुरुआत होगी, मैं खो गया। दैट्स ईजी टू डू, ये करना आसान है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों बार अंदर गया था और सैकड़ों बार ही वहाँ से बाहर निकला। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, लेकिन हर बार मेरी मुलाकात वहाँ पर नए नए कॉरिडोर से होती, नए नए बरामदे मुझे मिलते, नई नई जो है सीढ़ियाँ मुझे मिलती, नए नए दरवाजे मुझे वहाँ मिलते। वंस आई गॉट इनटू ए टनल अबाउट ए माइल लॉन्ग, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं जो है एक लगभग 1 मील लंबी टनल के अंदर चला गया। टनल का मतलब होता है सुरंग। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और जब मैं टनल में से बाहर निकला तो मैं स्टेशन के बाहर नहीं निकला, बल्कि रूजवेल्ट होटल की लॉबी में से होकर के बाहर निकला, यानी वो टनल मुझको रूजवेल्ट होटल की लॉबी में लेगी। अनदर टाइम आई केम अप इन ए ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, और एक बार मैं स्टेशन से 3 ब्लॉक दूर 46 स्ट्रीट में एक ऑफिस की बिल्डिंग में होकर के बाहर निकला। समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में जो एक पेड़ की तरह बढ़ रहा है, और जिस तरह पेड़ में से नई नई जड़ें निकलती है, इसी तरह इस स्टेशन में से नए नए कॉरिडोर्स और नए नए स्टेयर केस इसमें से निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, नए नए बरामदे, नए नए सीढ़ियाँ इसमें से पैदा हो रही है। देयर्स प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद कोई एक लंबी सुरंग है और जिसके बारे में लोग नहीं जानते। इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, इसके नीचे शहर के, यानी इस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के नीचे से शहर तक कोई लंबी सुरंग है जिसके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और ये सुरंग जो है कई भागों में बटी हुई है, यानी एक सुरंग तो टाइम्स स्क्वायर की तरफ जाकर के खुलती है, और संभवतः दूसरी सुरंग जो है सेंट्रल पार्क में जाकर के ओपन होती है। एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, और शायद क्योंकि बहुत सारे लोग सालों से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, हैज़ बीन एन एग्जिट,
यानी उनके लिए ये एक एग्जिट है, एक बाहर निकलने का एक रास्ता है, ए वे ऑफ एस्केप, बच निकलने का एक रास्ता है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, शायद हो सकता है कि मैं भी इसी तरह एक उस टनल के अंदर चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी मेरे उस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को मेरे इस विचार के बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन, वह बरामदा जिसमें मैं था, बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवार्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, यानी जिस बरामदे में होकर के मैं चल रहा था, अचानक से मुझे लगा कि वो बरामदा जो है अचानक से बाईं तरफ घूमा और फिर उसमें ढलान पैदा हो गई, यानी नीचे की तरफ वो ढालू होने लग गया। और इसके बारे में मैंने सोचा कि ये गलत था, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वाज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, और मुझे जब मैं चल रहा था तो और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी सिवाय मेरे कदमों की खाली आवाज़ के, यानी सिर्फ मेरे जो पैरों की आवाज़ आ रही थी चलने की, सिर्फ उसके अलावा मुझे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फुट स्टेप्स का मतलब होता है पदचाप या कदम, एम्प्टी यानी खाली, साउंड यानी आवाज़। एंड आई डिडंट पास ए शॉल, और जब मैं चल रहा था तो मुझे एक भी आदमी नहीं मिला। डिडंट पास ए शॉल यानी एक भी आदमी के पास होकर के मैं गुजरा नहीं। यहाँ पर सॉल का मतलब है पर्सन। देन आई हर्ड दैट शॉर्ट ऑफ हॉलो रोअर अहेड, तभी मैंने एक तरह की खोखली गर्जना की आवाज़ सुनी, यानी लोगों के बहुत ज़्यादा शोर शराबे की खोखली आवाज़ मैंने सुनी। हॉलो का मतलब खोखली होता है, रोअर का मतलब वैसे दहाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर शोर शराबा है। अहेड यानी आगे, दैट मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब था कि आगे अब खुला स्थान है, ओपन स्पेस है। एंड पीपुल टॉकिंग, और ये भी स्पष्ट था कि लोग बातें कर रहे हैं। द टनल टर्नेड शार्प लेफ्ट, अचानक से मैंने महसूस किया कि जिस टनल में होकर के मैं चल रहा था वो अचानक से तेज़ी के साथ बाईं ओर घूमी, यानी बाईं ओर उसमें मोड़ आया। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और वहाँ थोड़ी सी सीढ़ियाँ जो है उतर करके मैं नीचे गया। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और इस तरह मैं उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया, यानी तृतीय तल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, एक क्षण के लिए मैंने ये सोचा कि मैं वापस दोबारा से सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सा द रूम्स वाज स्मॉलर, लेकिन फिर मैंने देखा कि उस तृतीय तल पर जो कमरे बने हुए थे वो ज़्यादा छोटे थे द्वितीय तल की अपेक्षा। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, इसके अलावा यहाँ बहुत कम टिकट विंडो थी और बहुत ही ट्रेन गेट्स थे, यानी गाड़ियों के दरवाजे थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज बूट, इसके अलावा मध्य में बना हुआ जो इंफॉर्मेशन बूथ था, यानी जो सूचना कक्ष था, जो मध्य में बना हुआ था, सेंटर में बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था, जबकि सेकंड लेवल पर ऐसा नहीं था। एंड ऑड लुकिंग, इसके अलावा वो पुराना भी था। ऑड लुकिंग का मतलब पुराना दिखाई देने वाला। एंड द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वह व्यक्ति जो उस इंफॉर्मेशन बूथ में बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, मतलब हरे रंग के चश्मे उसने पहन रखे थे। इसके अलावा उसने लंबा आस्तीन वाला काला प्रोटेक्टर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये भी नोट की कि वहाँ पर जो लाइट जल रही थी वो डिम थी, यानी बहुत ही धुंधली थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, इसके अलावा वो एक तरह से हिल भी रही थी, टिमटिमा रही थी। फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाना। देन आई सा वाई, तब मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा था, यानी वो रोशनियाँ जो थी वो टिमटिमा क्यों रही थी। वो इसलिए कि दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मैंने देखा कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, यानी गैस लाइट थी
जो बिल्कुल खुले में जल रही थी, ओपन फ्लेम थी, यानी उनकी जो बत्तियां थी उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टर नहीं थे, यानी वो किसी कांच के गोले में ढकी हुई नहीं थी, उनमें हवा लग रही थी तो टिमटिमा रही थी हवा के झोंकों से। देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर। मैंने ये भी नोट किया कि वहाँ फ्लोर पर, फर्श पर ब्रास स्पीटून्स थे। ब्रास स्पीटून्स का मतलब होता है पीतल के थूकदान जिनमें लोग थूकते हैं। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार, ए ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। अचानक मेरी आंखों ने रोशनी की एक झलक देखी, एक चमक देखी, ग्लिंट यानी चमक। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। मैंने देखा कि एक आदमी अपनी वेस्ट पॉकेट में से, यानी अंदर बनियान की जेब में से, एक सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। उसने उस घड़ी के कवर को झटके से खोला। स्नैप्ड ओपन यानी खटके के साथ, झटके के साथ, एक खट की आवाज़ के साथ उसने ढक्कन को खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच। ग्लांस यानी देखना, तो उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। एंड फ्राउंड, और थोड़ा गुस्से में दिखाई दिया। ही वॉर ए डर्बी हैट। उसने डर्बी हैट पहन रखा था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लेपल्स, और छोटे लेपल्स वाला उसने 4 बटन वाला सूट पहन रखा था काले रंग का। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल वार मुस्टैक। इसके अलावा उस आदमी की के चेहरे पर बड़ी बड़ी काली मुड़ी हुई नोकदार बड़ी बड़ी मूँछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड। तब मैंने और अपने चारों ओर निगाह मारी, देखा चारों तरफ। एंड सा दैट एवरी वन इन द स्टेशन। तो मुझे लगा कि उस स्टेशन पर जितने भी लोग थे वाज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, यानी सभी ने 1890 की ड्रेसें पहन रखी थी, यानी 1890 वाली जैसी, यानी 1890 में जैसे लोग पोशाक पहनते थे इस तरह के कपड़े वहाँ लोग जो थे उन्होंने पहन रखे थे। आई नेवर सा सो मैनी बियर्ड्स, साइड बन्स एंड फैंसी मुस्टैक्स इन माई लाइफ। मैंने मेरे जीवन में इतनी सारी एक साथ दाढ़ियाँ, साइड बन्स और मुस्टैक नहीं देखी थी। साइड बन्स का मतलब होता है कलम जो होती है, वो लंबी लंबी जो कलम होती है उनको कहते हैं साइड बन्स, जो जिनके थोड़े से नीचे की तरफ बाल कम होते हैं। ए वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। तभी मैंने एक ट्रेन के गेट में से एक औरत को बाहर निकलते हुए देखा। सी वॉर ए ड्रेस विद ए लेग ऑफ मटन स्लीव्स। मैंने देखा कि उस औरत ने जो है भेड़ की टांग वाली, भेड़ की टांग जैसी बाहों, स्लीव का मतलब होता है बाहें, तो भेड़ की टांग जैसी बाहों वाली एक ड्रेस, एक पोशाक पहन रखी थी। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। और उसने ऊंचे बटन वाले जूते पहन रखे थे, और उन ऊंचे बटन वाले जूतों तक की उसने स्कर्ट पहन रखी थी। बैक ऑफ हर, फिर मैंने उसके पीछे की तरफ देखा। आउट ऑन द ट्रैक्स, पटरियों पर, तो पटरियों पे मैंने क्या देखा? आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव। तो मुझे वहाँ एक इंजन दिखाई दिया, रेल का इंजन मुझे दिखाई दिया, लोकोमोटिव। ए वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइब्स लोकोमोटिव विद ए फनल शेप्ड स्टैक। और ये जो लोकोमोटिव मुझको दिखाई दिया, यानी जो रेल का इंजन मैंने देखा, वो एक छोटा क्यूरियर एंड आइब्स कंपनी का बना हुआ रेल का इंजन था, जिसका जो चिमनी थी धुआं निकलने की, स्टैक का मतलब होता है चिमनी, धुआं निकलने की जो चिमनी जो लगी हुई थी वो फनल शेप्ड थी, यानी कीप नुमा थी, यानी कीप के आकार की थी। एंड देन आई न्यू, और फिर मैं सारी चीज़ें जान गया। टू मेक श्योर, और जो चीज़ मैं वहाँ मन में मुझे लगा कि ये क्या बात है, तो उसको मेरी बात के को पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए, टू मेक श्योर यानी अपनी बात को पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए मैंने क्या किया? आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय। मैं एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया।
एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास जो ढेर लगा हुआ था अखबारों का, उनकी तरफ मैंने एक निगाह डाली। इट वॉज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। तो मैंने पाया कि उसके पैरों के पास अखबारों का जो ढेर था वो द वर्ल्ड नाम का अखबार था, और ये द वर्ल्ड नाम का अखबार को छपे हुए सालों हो गए थे। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और इसका जो मुख्य समाचार था जो छपा हुआ था फ्रंट पेज पर, जिसे हम कहते हैं लीड स्टोरी, तो वो जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में कुछ छपा हुआ था उसमें। आई हैव फाउंड फ्रॉम फ्रंट पेज, आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज, ये पहला पेज मुझे मिला है, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में, एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11, 1894, और ये अखबार जो छपा था उसकी डेट थी 11 जून 1894। आई टर्नेड टुवर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल। फिर मैं क्या किया मैंने, आई टर्नेड, मैं घूमा, टुवर्ड द टिकट विंडो की तरफ, नोइंग दैट हियर, उसे वहाँ देख करके, यानी जिसको मैं जान भी रहा था, यानी मैंने देख लिया था वो टिकट विंडो, तो उसकी तरफ मैं घूमा वहाँ पर, नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल, जो थर्ड लेवल पर थी, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। फिर मैंने क्या किया वहाँ टिकट विंडो पर जा कर के, आई कुड बाई टिकट्स दैट वुड टेक लूसिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स वी वांटेड टू गो। आई कुड बाई, मैं खरीद सकता था टिकट, दैट वुड टेक लुइसा एंड मी, जो मुझे और मेरी पत्नी लुइसा को लेकर के जा सकते थे, एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में हर उस जगह, वी वांटेड टू गो, जहाँ हम जाना चाहते थे, इन द ईयर 1894 वाले साल में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनोइस, और मैं गेल्सबर्ग इलिनोइस नाम के जगह के 2 टिकट खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल, आज भी एक बहुत ही वंडरफुल टाउन है, बहुत ही शानदार शहर है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जिसमें बड़े बड़े लकड़ी के ढांचों वाले घर बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स हैं, बगीचे हैं, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ हैं, हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, और जिनकी जो ब्रांचेज हैं वो गली, यानी रास्ते के दोनों तरफ जो पेड़ जो लगे हुए हैं, तो उनकी जो ब्रांचेज है वो ऊपर इस तरह मिल गई है जैसे वो रास्ते के ऊपर छत सी बन गई है, यानी नीचे धूप भी नहीं आ सकती, तो इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं। एंड इन 1894, इसके अलावा 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी 1894 के अंदर गर्मियों की शामें आज की शामों से दुगनी लंबी हुआ करती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने बगीचों में बैठ जाया करते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, आदमी सिगार पिया करते थे सुकून के साथ, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और चुपचाप बात करते रहते थे। इसके अलावा द वीमन वेविंग पाम लीफ फैंस, और औरतें बैठी हुई ताड़ वृक्ष की पत्तियों से बने हुए पंखे झलती रहती थी, विथ द फायरफ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायरफ्लाइज उड़ते रहते थे। यानी फायरफ्लाइज एक इस तरह का मौत होता है, एक इस तरह का इंसेक्ट होता है जिसमें बिजली पैदा होती है, यानी वो उड़ते वक्त चमकता है, जिसे हम कहते हैं जुगनू, यानी जुगनू वहाँ पर चारों ओर उड़ते रहते थे। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, उस शांतिपूर्ण दुनिया में। टू बी बैक देयर
विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। ऐसी दुनिया में वापस जाना जबकि अभी प्रथम विश्व युद्ध होने में 20 साल हैं। एंड द वर्ल्ड वार सेकंड और 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। और सेकंड या द्वितीय विश्व युद्ध होने में जो कि अभी भविष्य में होने वाला है और अभी 40 साल है उसके होने में। आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट। मैं इस गांव के लिए या इस शहर के लिए 2 टिकट खरीदना चाहता था कि मैं भी उस शांतिपूर्ण दुनिया में पहुंच जाऊं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर। क्लर्क ने किराए का हिसाब लगाया। फिगर्ड द फेयर यानी किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड। उसने मेरे रंग बिरंगे हेडबैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर। लेकिन फिर भी वो अपना हिसाब लगाता रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट्स। मेरे पास 2 कोच के टिकट खरीदने लायक पर्याप्त धन था, 1 वे एक तरफ का। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप। लेकिन जब मैंने धन यानी पैसा या रुपया अपनी जेब से गिन करके बाहर निकाला और ऊपर की तरफ देखा तो द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। तो मैंने पाया कि वो क्लर्क जो था वो मेरी तरफ घूर घूर करके देख रहा था, स्टेयरिंग कर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स। उसने मेरे हाथ में जो नोट थे उनकी तरफ सिर हिला दिया। कहने का मतलब मना कर दिया उनको लेने से। बिल्स का मतलब नोट होता है, मुद्रा। दैट आरंट मनी मिस्टर, ही सेड। उसने कहा कि श्रीमान ये धन नहीं है तुम्हारे हाथ में, तुमने जो पकड़ रखे हैं जिनको तुम धन मानते हो, ये धन नहीं है, ये मात्र पीस ऑफ पेपर्स हैं। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। उसने आगे मुझे धमकी भी दी कि मिस्टर यदि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो या मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो, ट्राइंग टू स्किन का मतलब ठगने की कोशिश करना, तो मैं आपको बता देता हूँ कि तुम ज़्यादा दूर यहाँ से जा नहीं सकते, यानी मेरे पास पुलिस है, मैं पकड़वा लूँगा तुझको। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रायर बिसाइड हिम। तब उसने अपने बगल में रखे हुए गल्ले में देखा। कैश ड्रायर का मतलब होता है गल्ला, यानी मनी रखने का बक्सा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। मैंने भी देखा उस कैश ड्रायर के अंदर जो धन था वो पुराने ज़माने के नोट थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ इट इज़। और आजकल जो धन या जो रुपये हम काम में लेते हैं उससे 1.5 गुने थे, यानी उससे आधे बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह के दिखाई देने वाले थे, यानी कुछ अलग तरह से दिख रहे थे। आई टर्नेड अवे। मैं वहाँ से घूमा। एंड गॉट आउट फास्ट, और वहाँ से तेज़ी के साथ बाहर निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल। जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, यानी जेल में जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इवन इन 1894, चाहे वो 1894 की जेल ही क्यों न हो। एंड दैट वाज दैट, और यही बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। मैं उसी रास्ते से वहाँ से निकल लिया जिस रास्ते से मैं अंदर आया था। आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ कि नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, यानी लंच आवर के दौरान, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैं बैंक से $300 निकाल लूँगा। नियरली ऑल वी हैड, लगभग सारे पैसे जो मेरे पास थे उन सबको मैं निकाल लूँगा बैंक से। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने ज़माने की मुद्रा खरीदूँगा। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। हालांकि मेरे इस कार्य से मेरे मित्र, मनोचिकित्सक मित्र को चिंता होगी। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। तुम किसी भी कॉइन डीलर से पुराने ज़माने के नोट खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, लेकिन तुमको कुछ ज़्यादा धन चुकाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी आपको जो है खर्च करनी पड़ेगी। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी मेरे पास जो $300 थे उनसे मैं पुराने ज़माने के 200 से भी कम
नोट खरीद सकता था, बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स ए डज़न इन 1894, क्योंकि अंडे 1894 में 13 सेंट्स ए डज़न यानी 13 सेंट के डज़न मिलते थे, यानी दर्जन मिलते थे, यानी एक दर्जन अंडे जो है 13 सेंट के मिलते थे। अब ये सेंट क्या है कि वहाँ की अमेरिका की जो मुद्रा है, जैसे हमारे रुपये पैसे होते हैं वहाँ, इसी तरह डॉलर और सेंट होते हैं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू मी द थर्ड लेवल, बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, लेकिन इसके बाद मैंने दोबारा से थर्ड लेवल में जाने की खूब कोशिश की। मैंने उस बरामदे को भी खोजा, बट मुझे वो बरामदा दोबारा से नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल तक लेके जाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, यद्यपि मैंने बार बार कोशिश की, पर्याप्त रूप से कोशिश की वहाँ पर जाने की। लुइसा वाज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और जब मैंने ये सारी बात मेरी पत्नी लुइसा को बताई तो वो काफ़ी चिंतित हुई। प्रेटी वरीड यानी बहुत ज़्यादा उसे चिंता हुई। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं ज़्यादा और थर्ड लेवल की तलाश करूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद में मैं रुक गया, यानी मैंने थर्ड लेवल तलाश करना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं दोबारा से मेरे स्टैम्प्स की तरफ घूम गया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड, लेकिन अब तो हम दोनों ही मियाँ बीवी हर वीकेंड में उस थर्ड लेवल की तलाश किया करते थे। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, क्योंकि अब हमारे पास इस बात का प्रूफ था, सबूत था, दैट द थर्ड लेवल इज़ स्टिल देयर, कि वहाँ थर्ड लेवल है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, मेरा मित्र जिसका नाम सैम वेनर है वो अचानक से गायब हो गया। नो बॉडी न्यू वेयर, इस बात को कोई भी नहीं जानता कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा संदेह है कि वो कहाँ गायब हुआ है। बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय, क्योंकि ये जो सैम था मेरा मित्र, ये शहरी लड़का था। एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और कभी कभी मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में कहानियाँ सुनाया करता था, उसके बारे में चर्चा किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं उसको बताया करता था कि मैं वहाँ स्कूल जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा इस बात को मुझसे कहता था कि उसे वो स्थान कुछ ज़्यादा अच्छा लगता था। साउंड ऑफ द प्लेस, लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, यानी मेरा जो मित्र जो सैम था वो बताया करता था कि मुझे ये गेल्सबर्ग की नाम जो है, गेल्सबर्ग नाम की जो जगह है वो काफ़ी पसंद है। एंड दैट्स वेयर ही इज, तो मैंने भी ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो निश्चित रूप से वहीं चला गया है। ऑल राइट, इन 1894 में 1894 की दुनिया में पहुंच गया है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को फुसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं मेरे डाक टिकट संग्रह में कुछ खोज रहा था, फुसिंग कर रहा था, कहने का मतलब चीज़ों को इधर उधर देख रहा था, तो आई फाउंड, तो मुझे कोई चीज़ मिली। वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज, ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होते हैं, यानी प्रथम दिवस आवरण क्या होते हैं। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशूड, तो वो इस तरह है कि जब भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है या जारी होता है, यानी जब भी कोई नया डाक टिकट जारी होता है, तो स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम, तो क्या करते हैं कि जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, यानी जो डाक टिकटों का संग्रह करने वाले जो लोग होते हैं, वो उन टिकटों को खरीद लेते हैं। एंड यूज़ देम टू मेल एनवेलप्स टू देम सेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और प्रथम दिन में ही
जब उनकी बिक्री होती है तो उनको ख़रीद लेते हैं और एक खाली लिफाफे के ऊपर चिपका देते हैं और उस लिफाफे के ऊपर स्वयं का ही पता लिख देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और डाक खाने की मोहर से उस दिन की दिनांक की पुष्टि हो जाती है। पोस्ट मार्क यानी डाक खाने की मोहर, प्रूव्स यानी सिद्ध करती है द डेट को कि ये इस दिन जारी हुए हैं, इस दिन खरीदे गए हैं, क्योंकि डाक खाने की मोहर में डेट होती है और वो पोस्ट मार्क उस पर लगाया जाता है तो उसमें डेट भी छप जाती है, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये डाक टिकट इस दिनांक को खरीदे गए हैं। द एनवेलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, उस लिफाफे को ही फर्स्ट डे कवर कहा जाता है, प्रथम दिवस आवरण कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, ऐसे लिफाफे कभी खोले नहीं जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि तुम ऐसे लिफाफों में सिर्फ खाली कागज़ अंदर रखते हो, कोई समाचार तो होता नहीं, क्योंकि आप स्वयं ही खुद ही के लिए उन लिफाफों को भेजते हैं अपना ही पता लिख करके, क्योंकि वो आप ही के पास आ रहे हैं, तो इसमें कुछ समाचार तो होने की उम्मीद हो ही नहीं सकती। दैट नाइट, उस शाम को, अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, मेरे पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स थे, प्रथम दिवस आवरण जो थे, तो उनमें आई फाउंड वन, उनमें से मुझे एक ऐसा कवर मिला दैट शुडंट हैव बीन देयर, जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वाज, लेकिन वो वहाँ था। इट वाज देयर, ये कवर वहाँ इसलिए था बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, कि किसी व्यक्ति ने उसे डाक में डाला था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के लिए, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, उसके घर गेल्सबर्ग के पते पर। दैट्स वाट, यही कारण है कि द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, क्योंकि उस एनवेलप के ऊपर यही एड्रेस छपा हुआ था, यानी मेरे दादाजी का गेल्सबर्ग वाला पता उस पर लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये फर्स्ट डे कवर यहाँ इस संग्रह में जुलाई 1894 से था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि डाक खाने की मोहर इस बात की पुष्टि करती थी, इस बात को दिखाती थी। येट आई डिडंट रिमेंबर, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं है इट एट ऑल, इसके बारे में, यानी मैंने इसको पहले यहाँ नहीं देखा था। द स्टैम्प वाज ए 6 सेंट, इसके ऊपर जो डाक टिकट लगा हुआ था वो 6 सेंट का था, 6 सेंट का डाक टिकट इसके ऊपर चिपका हुआ था, डल ब्राउन, थोड़ा सा जो है ब्राउन कलर का, थोड़ा सा हल्का ब्राउन कलर का, विद ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, जिसके ऊपर उस समय के राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर उस पर छपी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, यानी ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है, जब भी ये एनवेलप मेरे दादाजी के पास आया डाक से, तो इट वेंट राइट इनटू द कलेक्शन, तो ये सीधा उनके संग्रह में चला गया। एंड स्टेड देयर, और ये वहीं रहा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसे निकाला नहीं और इसे खोला नहीं। द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैक, और जब मैंने इसको खोला तो इसके अंदर जो कागज़ रखा हुआ था वो ब्लैंक नहीं था, मतलब खाली नहीं था, उस पर कुछ लिखा हुआ था। इट रीड, उस कागज़ पर ये लिखा हुआ था, ये तो उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है, 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनोइस, और ये डेट यहाँ पर छपी हुई है जुलाई 1894। आगे ये संबोधित है चार्ली, यानी मुझे संबोधित हो रहा था ये लेटर। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, उसमें लिखा हुआ था कि मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल सही होंगे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और मुझे भरोसा है कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली, इट्स ट्रू, और चार्ली आगे लिखा हुआ था, चार्ली यानी जो तुम बताते थे वो बात बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आई फाउंड द थर्ड लेवल, क्योंकि मुझे तृतीय तल मिल गया। आई हैव बिन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह रहा। एंड राइट नाउ, और ठीक इस समय, डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग ए पियानो, और उसने बताया कि एट द डेलीज पर कोई व्यक्ति जो है पियानो बजा रहा है। एंड
दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सारे लोग वहाँ पर सामने के पोर्च पर खड़े हैं और गा रहे हैं सीइंग नेली होम, नहीं सीइंग नेली होम नाम का कोई गीत है जो सभी मिलकर के गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और मुझे भी नींबू की शिकंजी पीने के लिए निमंत्रित किया गया है। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, और आगे लिखा हुआ था कि चार्ली और लुइसा तुम भी यहाँ आ जाओ वापस। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और जब तक तुमको थर्ड लेवल नहीं मिले तब तक उसकी खोज करते रहो। इट्स वर्थ इट बिलीव मी, ये बिल्कुल उपयोगी है और मेरा भरोसा करो, इस तरह उस पत्र में लिखा हुआ था। द नोट इज़ साइंड सैम, और इस पत्र में नीचे सैम के हस्ताक्षर थे। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency। फिर मैंने क्या किया, मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया जहाँ डाक टिकट और सिक्के मिलते हैं या नोट मिलते हैं, और वहाँ मुझे पता चला कि सैम ने वहाँ 800 रुपये डॉलर मूल्य के जो है ओल्ड स्टाइल की करेंसी ख़रीदी थी। दैट ought to set him up in a nice little hay फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और इन पैसों से वो अपनी छोटा सा व्यवसाय यानी चारे का और अनाज का जो चाहता था वो व्यवसाय चालू करना, इसको वो आसानी से चालू कर सकता था। ही ऑलवेज सेट, वो हमेशा इसके बारे में कहता था। दैट्स वाट ही रियली विश टू कुड डू, कि उसकी इच्छा भी यही थी और वो चाहता भी यही था और ये कर भी सकता था कि मैं सिर्फ ये व्यापार कर सकता हूँ और मैं यही व्यापार करना चाहता हूँ, इस तरह वो मुझको बताता भी था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, लेकिन अब वो निश्चित रूप से अपने उस पुराने व्यवसाय को चालू नहीं कर सकता था। नॉट इन गैल्सबर्ग इलिनोइस इन 1894 में, यानी 1894 में वो गैल्सबर्ग इलिनोइस में अब अपने उस बिज़नेस को वहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकता था। हिज ओल्ड बिजनेस, अपने पुराने व्यवसाय को। भाई क्यों? सैम वाज माई साइकेट्रिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैम कौन है, तो ये सैम मेरे उस साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का नाम है जिसका ऊपर मैं आपको वर्णन कर चुका हूँ। साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक मित्र, नाम वहाँ पर मेंशन नहीं हुआ था, यहाँ पर ये खुला है नाम कि यानी वो जो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था लेखक का, राइटर का, उसका नाम सैम था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये चैप्टर अब पूरा होता है और अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।